दुनिया के इतिहास में 20वीं सदी को विचारधाराओं की सदी कहा जा सकता है। यह वो समय था जब दो प्रमुख विचारधाराएं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थीं। एक तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ब्लॉक था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों का कैपिटलिस्ट ब्लॉक। यह टकराव केवल विचारों का नहीं था, बल्कि इसे कोल्ड वॉर के रूप में देखा गया, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कम्युनिज्म अपनी चमक खो चुका है, जबकि कैपिटलिज्म वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों कम्युनिज्म असफल रहा और कैपिटलिज्म फल फूल रहा है? आइए इस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिज्म की नींव 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखी गई किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां सभी लोग समान हों। इसमें निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, फैक्ट्रियां और मशीनें को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। कम्युनिज्म की सोच के अनुसार पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, एक ऐसा सिस्टम है जो गरीबों का शोषण करता है और अमीरों को और अमीर बनाता है। इसलिए इसका समाधान एक वर्ग विहीन समाज बनाना था, जहां हर किसी से उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जाए और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। यह विचार सुनने में आदर्शवादी और आकर्षक लगता है, लेकिन असलियत में इसे लागू करना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इसके विपरीत कैपिटलिज्म एक ऐसा आर्थिक मॉडल है जो निजी संपत्ति, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है और बाजार की ताकतें जैसे मांग और आपूर्ति आर्थिक निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देता है। जब लोग जानते हैं कि उनके प्रयासों का फल उन्हें मिलेगा, तो वे और मेहनत करते हैं और नई चीजों का आविष्कार करते हैं। यही वजह है कि कैपिटलिस्ट देशों ने औद्योगिक क्रांति के बाद इतनी तेजी से प्रगति की। कम्युनिज्म में सरकार अर्थव्यवस्था के हर पहलू को नियंत्रित करती है। उत्पादन, वितरण और कीमतें सब कुछ केंद्र सरकार तय करती है। इससे बाजार की प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है और इनोवेशन रुक जाता है। सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोवियत संघ में 1920 और 1930 के दशक में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, लेकिन 1970 के दशक तक इसकी अर्थव्यवस्था ठहराव में आ गई। सरकारी नीतियों के कारण वस्तुओं की कमी हो गई और काले बाजार का जन्म हुआ। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे, फिर भी जरूरी चीजें नहीं मिलती थीं। कम्युनिज्म में सरकार का नियंत्रण केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह लोगों की स्वतंत्रता पर भी असर डालता है। सोवियत संघ और चीन में सरकार ने अपने नागरिकों पर कड़ा नियंत्रण रखा। किसी भी प्रकार की असहमति को कुचल दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर 1930 के दशक में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने लाखों लोगों को मजदूर शिविरों में भेज दिया या उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह चीन में माओ त्से-तुंग के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसी नीतियों ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। कम्युनिज्म में विचारधारा को इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि व्यावहारिक समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ ने अपने रक्षा खर्चों को इतना बढ़ा दिया कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की होड़ में उसने अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। कम्युनिस्ट शासन में सत्ता एक छोटे से वर्ग के हाथों में केंद्रित हो जाती है। यह अक्सर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का कारण बनती है। सोवियत संघ में पार्टी के नेताओं ने अपने निजी फायदे के लिए सरकारी संपत्तियों का उपयोग किया। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह नवाचार को बढ़ावा देता है। जब कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो वे नई तकनीकों और बेहतर उत्पादों का विकास करती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में सिलिकॉन वैली ने दुनिया को कंप्यूटर्स, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे आविष्कार दिए। कैपिटलिज्म में लोग अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। वे अपनी नौकरी, व्यवसाय और निवेश का चुनाव खुद कर सकते हैं। इससे लोगों में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का भाव बढ़ता है। कैपिटलिज्म में बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलाव होता है। यह सिस्टम आर्थिक संकटों से उबरने में मदद करता है। उदाहरण के लिए 2008 की आर्थिक मंदी के बाद अमेरिका ने तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया, जबकि कई अन्य देशों को ज्यादा समय लगा। कैपिटलिज्म में संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से होता है। निजी स्वामित्व और मुनाफे की प्रेरणा से लोग अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं। क्या कम्युनिज्म पूरी तरह विफल हो गया है? यह कहना गलत होगा कि कम्युनिज्म पूरी तरह विफल हो गया है।
चीन जैसे देश ने कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का मिश्रण अपनाया है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में बाजार सुधार लाकर तेजी से विकास किया है, लेकिन यह भी सच है कि चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का हनन अभी भी जारी है। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच की लड़ाई केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। कम्युनिज्म एक आदर्शवादी सोच पर आधारित था, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप में लागू करना मुश्किल साबित हुआ। वहीं कैपिटलिज्म ने अपनी लचीली नीतियों और नवाचार को बढ़ावा देकर खुद को स्थापित किया। हालांकि कैपिटलिज्म भी अपनी खामियों से मुक्त नहीं है। यह असमानता और पर्यावरणीय क्षति जैसी समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन इसके बावजूद यह आज के युग में सबसे प्रभावी आर्थिक मॉडल है। कम्युनिज्म की विफलता से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी सिस्टम को सफल बनाने के लिए उसे व्यावहारिक और लचीला होना ज्यादा जरूरी है।